सारे खराब है, इसमें धागे निकल रहे हैं। हमें दूसरी सारे चाहिए। कोई दूसरी सारे नहीं मिलेगी और ना ही रिफंड। निकलो यहाँ से। एसपी वैशाली सिंह अपनी बहन तारा की शादी की साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थी। उसने प्रिंटेड गुलाबी कुर्ता सेट, पैरों में साधारण जूते, चेहरे पर सादगी, ना कोई बॉडीगार्ड, बस एक आम बहन की तरह बाजार पहुंची। उसे देख आसपास के दुकानदार पहचान भी ना पाए कि कौन आई है। तभी उनकी नज़र सीधे उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर गई जहां वह पहले भी कई बार बिना सिक्योरिटी चोरी छिपे आ चुकी थी। एसपी वैशाली धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक हिसाब किताब में उलझा था और करीब 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। वैशाली को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम सी ग्राहक होगी। वह काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और लड़के से बोली, भैया मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाएं। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। वैशाली एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। उसे कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर नहीं। उन्होंने एक साड़ी को देखकर कहा, यह रंग बहुत हल्का है, तारा पर खिलेगा नहीं। इसका बॉर्डर बहुत पतला है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर वैशाली ने एक और साड़ी को पलटकर कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा छटक है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। इसी तरह आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लड़के के चेहरे पर अब झुंझुलाहट साफ झलक रही थी। उधर नंद किशोर साहू भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार वैशाली को घूर रहा था। फिर वह थोड़ा रूखेपन से बोला, सब एक से बढ़कर एक पीस है मैडम जी, इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन वैशाली का दिल मान ही नहीं रहा था। उनके लिए यह सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, यह उनकी बहन के लिए उनका प्यार, उनका दुलार था। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा ही चाहिए। तो नंद किशोर साहू ने धीरे से लड़के को इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिया। अब काउंटर साड़ियों से भर चुका था। वैशाली एक एक साड़ी खुलवाकर देख रही थी और नंद किशोर साहू का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है, एक साड़ी तो पसंद आ नहीं रही। वैशाली ने उसकी बात सुन ली। एक पल को उन्हें बुरा लगा। वह चाहे तो 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थी, लेकिन आज वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे की माथापेची के बाद उनकी नज़र उस पर पड़ी। एक गहरे मरून रंग की साड़ी जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और पूरी साड़ी पर महीन कढ़ाई का काम था। वह साड़ी जैसे तारा के लिए ही बनी थी। वैशाली के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उन्होंने साड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। नंद किशोर साहू ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो। लड़के ने जल्दी जल्दी साड़ी को तह करके एक चमकीले पैकेट में डाल दिया। वैशाली ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और पैकेट हाथ में ले लिया। उसके मन में एक खुशी थी, एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी चीज चुन ली है। वह दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी नजर पैकेट के एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी जो कुछ गड़बड़ थी। वह रुकी, पैकेट को खोला और साड़ी को दोबारा बाहर निकाला। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह से धागा टूटा हुआ था और उधड़ कर लटक रहा था। उन्होंने हल्के से उसे खींचा तो कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी। ये एक डिफेक्टिव पीस था। वैशाली का चेहरा उतर गया। वह वापस काउंटर पर गई। उन्होंने नंद किशोर साहू को दिखाते हुए कहा, भैया ये देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, ये तो पूरी उधर जाएगी। नंद किशोर साहू ने एक नज़र साड़ी पर डाली और फिर बड़ी लापरवाही से बोला, अरे मैडम, इतना छोटा मोटा तो चलता है, आप ले जाइए, दर्जी से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होगा। वैशाली का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उनकी आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई। वह नंद किशोर साहू को बोली, चलता कैसे है, मैं इतने पैसे दे रही हूँ, कोई फोकट में तो नहीं ले रही, मुझे ठीक साड़ी चाहिए। नंद किशोर साहू भी भड़क गया और कड़क आवाज में बोला,
देखिए मैडम, अब बार बार तो नहीं बदल सकते। आपने खुद देखकर पसंद की है, अब इसमें हमारी क्या गलती? काउंटर के पीछे खड़ा लड़का भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम, आपने तो सब कुछ जांच परख कर ही लिया ना, अब नाटक क्यों कर रही हो? ये सुनते ही वैशाली के आत्मसम्मान को ठेस लग गई। वह एक अफसर थी, लेकिन उससे पहले एक ग्राहक थी, और एक ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, सही साड़ी दो, वरना मेरे पैसे वापस करो। नंद किशोर साहू ने आंखें तरेर लीं और बोला, पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो यहां पर। अब तक दुकान में खड़े बाकी ग्राहक भी तमाशा देखने लगे थे। कान्हा फूंसी शुरू हो गई थी। दुकान के अंदर का माहौल गर्म हो चुका था। वैशाली ने आवाज ऊंची करके बोला, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है, मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही कपड़े दो या पैसे वापस करो। नंद किशोर साहू ने चिल्लाते हुए बोला, क्यों, बहुत बड़ी अफसर समझती हो क्या खुद को? तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं, चलो भागो यहां से। यह सुनते ही वैशाली ने गुस्से में साड़ी का पैकेट काउंटर पर पटक दिया। भीड़ अब और बढ़ गई थी। लड़के ने पीछे से एक और तीर छोड़ा। अब शुरू हो गया इनका ड्रामा। वैशाली ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में वह सख्ती थी जो बड़े बड़े अपराधियों को भी चुप करा देती थी, लेकिन यहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। नंद किशोर साहू ने गुस्से में अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चिल्लाते हुए बोला, ज्यादा हंगामा मत करो, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं, वह बताएगी तुम्हें कि धौंस कैसे जमाते हैं। वैशाली के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। हाँ, कर लो, बुला लो पुलिस को, हम भी तो देखें तुम्हारी पुलिस क्या करती है। नंद किशोर साहू को लगा कि वह डर नहीं रही है। उसने तुरंत थाने का नंबर मिलाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो थानेदार साहब, नंद किशोर, साड़ी भंडार से बोल रहा हूं। यहां एक औरत बिना वजह झगड़ा कर रही है, दुकान में हंगामा मचा रखा है, जल्दी किसी को भेजिए। 10 मिनट बाद पुलिस की एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। जीप से एक दरोगा महेंद्र चौधरी और 2 सिपाही नीचे उतरे। दरोगा महेंद्र चौधरी की तोंद बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। भीड़ उन्हें देखकर किनारे हो गई। नंद किशोर साहू दौड़कर दरोगा महेंद्र चौधरी के पास गया। उसने वैशाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब यही है, वह औरत बिना बात के झगड़ा कर रही है, हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। दरोगा महेंद्र चौधरी ने बिना कोई सवाल पूछे वैशाली को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। वैशाली अभी भी कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी दरोगा महेंद्र चौधरी ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है यहां? वैशाली ने शांत होकर जवाब दिया, तमीज से बात करो। फिर उन्होंने कहा, मैं वैशाली सिंह हूं। दरोगा महेंद्र चौधरी अकड़ते हुए बोला, वैशाली सिंह हो तो क्या हुआ? किसी रानी के खानदान से हो क्या? दरोगा महेंद्र चौधरी ने बीच में ही उनकी बात काट दी, क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? वैशाली ने एक गहरी सांस ली। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। दरोगा महेंद्र चौधरी जोर से हंसा, हाँ हाँ पता है, अब सबकी मां बनोगी तुम। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहां तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूं। एक सिपाही आगे बढ़कर वैशाली का हाथ पकड़ने लगा। वैशाली ने उसे घूर कर देखा तो वह एक पल को झिझक गया। यह देख भीड़ में खड़ी औरतें कानाफूसी करने लगीं और बोलीं, यह तो अच्छे घर की है, पर है बड़ी झगड़ालू। तभी नंद किशोर साहू ने दरोगा महेंद्र चौधरी को कंधे से पकड़कर धीरे से दुकान के अंदर ले गया। काउंटर के पीछे ले जाकर उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और दरोगा महेंद्र चौधरी की जेब में खिसका दिए। साहब, इसको उठा ले जाएं यहां से, उसने फुसफुसाकर कहा, यह हमारा धंधा खराब कर रही है, जो भी खर्चा पानी होगा मैं देख लूंगा। दरोगा महेंद्र चौधरी ने नोटों पर एक नजर डाली। उसके होठों पर एक गिरी हुई मुस्कान आई। रिश्वत की गर्मी ने उसकी अकड़ को और बढ़ा दिया। वह भीड़ की तरफ देखते हुए बाहर निकला। वैशाली अब भी वहीं थी। अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। अब हवालात में चक्की पीसेंगी। नंद किशोर साहू दूर खड़ा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंस रहा था। जीप का दरवाजा खुला। सिपाहियों ने उन्हें लगभग ढकियाते हुए अंदर बिठा दिया। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी।
दरोगा महेंद्र चौधरी ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, ले चलो थाने के अंदर। एक सिपाही ने लोहे का एक भारी गेट खोला और उन्हें हवालात में डाल दिया। अंदर सीलन भरी हवालात थी। दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। वैशाली ने एक गहरी सांस ली। ये वही हवालात थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। आज वह खुद इसमें एक कैदी बनकर खड़ी थी। दरोगा महेंद्र चौधरी ने बाहर से ताला लगाया और जोर से हंसा और बोला, अब बनो। अफसर और रानी बाई हवालात की दीवारों पर वैशाली के चेहरे की परछाई कांप रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग, इनकी की सजा जरूर दूंगी। ये कैसा इंसाफ है जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। घर में वैशाली की मां लगातार फोन कर रही थी, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। इस कारण वैशाली की मां वैशाली की मंगेतर के पास फोन लगाई, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन था। वैशाली की मां ने बताया कि वैशाली शादी की शॉपिंग करने अकेले ही गई थी। वैशाली के मंगेतर ने देर न करते हुए बड़े बड़े दुकानदारों के पास कॉल लगाया। कुछ ही देर में उसे वैशाली का पता लगा। वह तुरंत ही कुछ वैशाली के पुलिस और डीएम और एसपी के पास कॉल लगाया और उनको बात बताया। बिजनेस की वजह से रमन की बड़े बड़े लोगों से पहचान थी। कुछ ही देर में लाइन से थाने के बाहर 4 गाड़ी रुकी, जिससे बड़े बड़े अधिकारी उतरे और गुस्से में अंदर गए। जेल के अंदर महिला को देखकर डीएम बोले, ये महिला कौन है? महेंद्र चौधरी थोड़ा घबराया, लेकिन बोला, सर, ये महिला ने कपड़े के दुकान पर बदतमीजी की मेरे साथ और दुकानदार के साथ भी बदतमीजी की। फिर डीएम वैशाली के पास गए और बोले, बताओ वैशाली, तुमने क्या किया? डीएम के मुंह से लड़की का नाम सुनकर महेंद्र घबराया और मन में सोचा, लगता है आज मैं गलत इंसान से पंगा ले लिया हूं। वैशाली ने पूरी घटना बताई और इतना सुनकर डीएम गुस्से में लाल हो गए। वह महेंद्र के पास गए और गुस्से में बोले, महेंद्र, तुम्हें दुकानदार ने कितने पैसे दिए? जेब तो गर्म हो गई ना? महेंद्र घबराया और सफाई देने लगा, इस मामूली लड़की पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? ये झूठ बोल रही है। तुम इन्हें मामूली बोल रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत ये है? वैशाली सिंह इस जिले की नई एसपी। इतना सुनकर महेंद्र घबराते हुए बोला, क्या एसपी? मुझे माफ कर दीजिए मैडम। सर, आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन डीएम ने बोला, तुमने इतने बड़ी गलती करके बोल रहे हो, माफी कभी नहीं मिलेगी, तुम्हें तो सस्पेंड किया जाएगा। इतना सुनकर महेंद्र सिंह गिड़गिड़ा कर रोने लगा, लेकिन डीएम गुस्से में थे, इसलिए कोई बात नहीं सुने और तुरंत आदेश दिए कि महेंद्र सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है।